हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आपके अपने चैनल पढ़ाई चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि इस वेरी इम्पोर्टेंट है। वन शॉट रिवीजन है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। पूरे चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहीं पे मिल जाएंगे, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान पे रखिएगा। और अगर आपको किसी और चैप्टर चाहिए तो कमेंट में ज़रूर करिए, कमेंट सेक्शन में। चलिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हम लेकर आए हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें हाईलाइट और क्या क्या चीज़ें हमको पढ़ना है, कैसे कैसे एग्जाम्स में आते हैं, क्या क्या पॉइंट रहता है। देखिए, चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंगें, जो कि एग्जाम्स में कई बार पूछा है, इसका फार्मूला। तो सबसे पहले देखो, विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती है ना। कभी कभी एग्जाम्स में पूछते हैं, तो आप ऐसे लिखोगे कि संचरण के एक भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये निर्वात में भी गमन करती है। क्या करती है? निर्वात में भी ये गमन करती है, अपने अनुसार ये चलती रहती हैं। इसमें अनुप्रस्थ तरंगे होती है। क्या होती है? अनुप्रस्थ तरंगे होती है। क्या होती है? विद्युत चुंबकीय में अनुप्रस्थ तरंगे भी होती हैं। तो अगर आपको विद्युत चुंबकीय की डिफिनेशन बोलेगा लिखने के लिए, तो आप ऐसी इजी एक्सप्लेनेशन करके लिख सकते हैं। देखिए, इनकी चाल का निर्वात प्रकाश के वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ ms मीटर होता है। ठीक, तो ध्यान में रखिएगा बिल्कुल आप लोग। सर्वप्रथम इसकी जानकारी, विद्युत चुंबकीय की जानकारी कौन दिया था? तो हमारे मैक्सवेल ने दिए थे। ध्यान में रखिएगा कि हमारे विद्युत चुंबकीय तरंगे की जानकारी हमारे मैक्सवेल जी ने दिए थे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है फार्मूला। तो फार्मूला आप याद कर लीजिएगा। फार्मूला ये होगा, किससे दर्शाया जाता है? ई ऊर्जा से, एच प्लांक से, नियतांक वी आकृति से। ठीक, तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा ये चीज़। सर्वप्रथम ये फार्मूला तो ज़रूर आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि फार्मूला आता है। चलिए हम चलते हैं। हम क्या देखते हैं कि ध्वनि एक अनुदैर्घ्य यांत्रिक है। क्या है? तरंग है। ये संचरण के लिए माध्यम यानी ठोस, द्रव, गैस आवश्यक है। क्या है? ध्वनि एक अनुदैर्घ्य यांत्रिक है। ठीक, ये मैकेनिकल तरंग है, जो कि संचरण के लिए ठोस, द्रव्य, गैस की, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप पूछेगा तो आप ऐसे बताओगे, अपश्रव्य तरंगे, जिसको हम बोलते हैं अपश्रव्य तरंगे, जो कि आवृत्ति साइज की मनुष्य इसमें सुन नहीं सकता। अपश्रव्य तरंगे से क्या होता है? जिसमें मनुष्य सुन नहीं सकता है। इसके स्रोत क्या है? इनके साइड इफेक्ट क्या है? जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, हाथी, होल आदि। ठीक, अब श्रव्य तरंगे में क्या है कि इसकी आवृत्ति 20 Hz के लगभग mH के 1000 के करीब होता है। मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है। क्या होता है? मनुष्य द्वारा ये श्रव्य तरंगे ऑडिबल जो है सुनी जा सकती है। नहीं, ये भी नहीं आया। और पराश्रव्य तरंगे क्या होती है? देखिए, देख लेते हैं। पराश्रव्य तरंगे, इसमें आल्टन की सीटी होती है। पराश्रव्य तरंगे, तो आप लोगों को ये भी कभी कभी पूछता है, तो आप पता होगा कि अपश्रव्य तरंगे क्या होती हैं और किस वजह से हम सुन नहीं सकते। श्रव्य तरंगे में क्या होती हैं और पराश्रव्य तरंगे से, हालांकि ये एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता। ये जैसे रेलवे एग्ज़ाम हो गए आदि, अगर आप टेट के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी चीज़ की आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए उन सब में अधिकतर ये पूछा जाता है। ठीक, तो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। अब हम देख लेते हैं कि पराश्रव्य तरंगों का क्या क्या उपयोग होता है। देखिए, समुद्र की गहराई व डूबी वस्तुओं को पता लगाने में पराश्रव्य तरंगों का क्या कार्य होता है? पराश्रव्य तरंगों का कार्य होता है कि समुद्र की गहराई व वस्तुओं को पता लगाने का काम करता है। और ये ईसीजी को, मतलब इकोकार्डियोग्राफी जो होता है, अल्ट्रासोनोग्राफी, यानी हमारे जो किडनी गुर्दा जो होता है पथरी तोड़ने के लिए होता है। ठीक, ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी। ठीक, ध्यान में रखिएगा। तो इसके ये उपयोग में लिए जाते हैं। ठीक,
तो आप एक या दो भी लिख देंगे तो काफ़ी है, ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे आप लिखें। अब हम देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग में अक्सर अंतर भी डिफरेंसेस पूछ लेता है। तो आप बड़े कम शब्द में ऐसे लिख सकते हैं अपने से भी, तो आपको पूरा पूरा नंबर इसे मिलेगा। और ये वन शॉट रिवीजन है आपका पूरे चैप्टर का, आपको शुरू से अंत तक का पूरे चैप्टर का है, तो मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये, क्लियर किए हैं, और फुल डिटेल में आपको अगले वीडियो में मिलेगा। ठीक, इसमें जो अनुप्रस्थ तरंग होती हैं, ये जो अनुप्रस्थ तरंग होती हैं, इसमें से तरंग चलने की दिशा यानी लंबवत कांपते, जैसे कि श्रृंग और गर्त बनते हैं, जैसे कि जल की सतह पर उत्पन्न तरंग प्रकाश तरंगे होती हैं। ठीक, तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसके जरिए आपको दिख रहा है कि इनकी तरंगे मतलब कैसे, मतलब जल की सतह में उत्पन्न तरंगे कैसी होती हैं, ऊपर से नीचे की ओर कैसे आती हैं। तो मतलब ये मध्यम के कण के तरंग के चलने की दिशा को लंबवत यानी कांपते हुए स्ट्रिंग जैसे गर्त, तो आप लोग जैसे डेफिनेशन में देख पा रहे होंगे। और इसमें अनुदैर्ध्य तरंग में क्या होगा कि मध्यम के कण तरंग चलने की दिशा, क्या बोल रहे हैं कि मध्यम के कण चलने की दिशा के समांतर स्पीडन और विरलन जो बनते हैं, जैसे ध्वनि तरंगे, स्प्रिंग की तरंगे, जैसे जैसे ऐसे बना, आप डायग्राम के जरिए देख सकते हैं। आप दो दो भी अंतर अगर लिख देंगे, पूरा पूरा नहीं लिखिएगा, दो दो भी अंतर लिख देंगे तो आपको बहुत अच्छा नंबर, काफ़ी नंबर, अच्छा पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक, अब हम इम्पोर्टेंट इसमें ये देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है। अब गामा किरणें देख लेते हैं, कभी कभी पूछ लेता है कि इसकी खोज कौन किए थे, क्या चीज़ों में उपयोग होता है। तो हम गामा किरणें देख लेते हैं कि इसकी खोज ने हेनरी बेकुलर ने किए थे। कौन थे? हेनरी बेकुलर ने किए थे, क्योंकि इसके सबसे अधिक गुण क्या है? आवृत्ति, सर्वाधिक भेदन की क्षमता। ये विशेष किरणें आवेशहीन चार्ज होती है। क्या होती है? ये जो किरणें होती हैं विशेषहीन चार्ज होती हैं, गामा किरणें। ठीक, तो ध्यान में रखिएगा कि इसकी खोज हेनरी बेकुल ने किए थे। और एक्स किरणें की खोज रोएंटेजेन ने किए थे। कौन किया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। जब अत्यधिक गतिज ऊर्जा बढ़ने लगता है, जब बहुत ज़्यादा ऊर्जा बढ़ने लगता है, इलेक्ट्रॉन टंगस्टन पर टकराते हैं। क्या करते हैं? एक टकराव होता है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर उसका उपयोग चिकित्सा यानी एक्सरे क्रिस्टल संरचना जानने के लिए होता है। तो एक्स किरणें ये होती है, तो ध्यान में रखिएगा। एक्सरे, पारावैंगनी किरणें। ठीक, अब पारावैंगनी किरणें के बारे में जान लेते हैं कि खोज इसकी रिटर ने किया था। कौन किया था? पारावैंगनी किरणें की खोज रिटर जी ने किए थे। इनका जल शोधन, नकली दस्तावेज पकड़ने में, अदृश्य लिखाई करने में, इन सब में इसका उपयोग। जैसे कि महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये पूछा जाता है कि पारावैंगनी किरणें की खोज एंड इसका महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट। तो ओजोन परत जो होती है, जो लेयर होती है, एक परत होती है, इन्हें पृथ्वी पर आने से रोकती है। कैंसर के बचाव, जो कि जैसा कि आप लोग समझ पा रहे हो कि इतनी ज़्यादा धूप, इतना टेम्परेचर हाई क्यों रहा है, क्योंकि हर एक नए साल में आपको मतलब जो ओजोन परत होती है, जो धूप इतना मतलब डायरेक्ट रोशनी पड़ रही है इतना ज़्यादा पृथ्वी पे, हर साल एक परत मतलब इसका निकलता जाता है, मतलब पतली होती जाती है ओजोन परत की, इसलिए पृथ्वी पर डायरेक्ट रोशनी आती है, इसलिए ज़्यादा उसके वजह से ताप चलती है, बहुत ज़्यादा मतलब टेम्परेचर हाई होता है, तो ये ओजोन परत जो है पृथ्वी पर आने से रोकती है पारावैंगनी किरणें। ठीक, ये सबसे ज़्यादा जहरीली खतरनाक होती है। इसकी कोई रिटर्न जी ने कहते थे कि अदृश्य नकली दस्तावेज पकड़ने में, तो आप लोग आई होप कि समझ गए होंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपको अगले वीडियो में सारे सब कुछ डिटेल में मिलेगा। अब दृश्य प्रकाश के बारे में देख लेते हैं। दृश्य प्रकाश, देखिए दृश्य प्रकाश यानी खोज, दृश्य प्रकाश की खोज हमारे न्यूटन जी ने की थी, उसके परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण आदि की घटनाओं को। अवरक्त किरणें क्या होती हैं? अब अवरक्त किरणें क्या होती हैं ये भी देख लीजिए कि
खोज हर्षैल जी ने किए थे। कौन किए थे? अवक्र किरणें की खोज हमारे हर्षैल जी ने किए थे। इस वेरी इंपॉर्टेंट है। हमने पूरे चैप्टर का कुछ कुछ चीज़ें ऐसी इंपॉर्टेंट होती हैं कि जो बहुत मतलब डीप डीप में पूछ लेता है। जैसे कि आप रेलवे का एग्ज़ाम्स हो गया, एसएससी का हो गया, एंड अगर आप टेट एग्ज़ाम्स वगैरह दे रहे हैं जो आपके सिलेबस में होंगे, तो ये सब में काम आने वाले हैं। 10th 12th 11th के लिए भी, 9th लोगों के लिए भी जो फिजिक्स मतलब सब्जेक्ट होगा, तो बहुत हेल्पफुल है वीडियो आपके लिए। तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको जब भी हम वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए, सूक्ष्म तरंगें क्या होती हैं, माइक्रोवेव क्या होता है, हेनरिक हार्टज ने किए थे। हमारे सूक्ष्म तरंगों की खोज हेनरिक हार्टज ने किए थे। राडार यानी उपग्रह संचार माइक्रोवेव ओवन के लिए, ठीक। और रेडियो तरंगे क्या होती है, रेडियो तरंगे मार्कोनी यानी रेडियो दूर संचार के लिए होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें दृश्य प्रकाश का कभी खोज पूछ लेता है, कभी इनके उपयोग पूछ लेगा, कभी खोज कभी उपयोग पूछ लेगा। तो आप लोग जरूर इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए, अब देखिए दोलनगत तरंग। तरंग गति में केवल ऊर्जा यानी एनर्जी का संचार होता है। क्या होता है? तरंग गति में केवल ऊर्जा यानी एनर्जी का संचार होता है, मध्य में कणों का पार्टिकल नहीं होता है, ठीक। देखिए, आप जैसे देख पा रहे होंगे डायग्राम में, आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि किसी माध्यम से उत्पन्न विक्षोभ यानी डिस्टरबेंस जो है, किसी माध्यम से उत्पन्न आगे बढ़ने की प्रक्रिया को हम तरंग गति कहते हैं। क्या कहते हैं? आगे बढ़ने की प्रक्रिया को हम तरंग गति कहते हैं। अब दोलन गति देख लीजिए कि पिंड का अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर गति करना जैसे लोलक होता है, ठीक। तो आप लोग देख सकते हो। अब इसमें इम्पोर्टेंस क्या है, आपको क्या देखना है, महत्वपूर्ण इसके इम्पोर्टेंट सूत्र हैं जो कि आप लोग देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको याद करके रखना पड़ता है। तो इसका जो ध्वनि का वेग हवा यानी हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है, तो v बराबर 332 mm होता है। और निर्वात में v कहाँ पे, अच्छा ये v इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁸ होता है, ठीक। अब तरंग वेव देख लेते हैं। संचार के माध्यम के आधार पर यांत्रिक तरंगे, विद्युत चुम्बकीय, अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, ठीक। ध्वनि तरंग का मतलब यानी साउंड, इसमें आवाज़ आता है। अनुदैर्घ्य यानी लॉन्गिट्यूडिनल होगा। यांत्रिक यानी मैकेनिकल होगा, ठीक। प्रकाश यानी EM तरंग लाइट होगा। अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स होगा। यांत्रिक यानी नॉन मैकेनिकल होगा, ठीक। ध्यान में रखिएगा आप लोग। अपश्रव्य क्या होगा, 20 Hz होगा। और श्रव्य क्या होगा, 20 Hz डैश 20 kHz होगा। पराश्रव्य का ये होगा। इस वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये मतलब जो भी कंप्यूटर एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है, तो कभी कभी अचानक से पूछ लेता है। तो चलिए, हम अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे आप लोगों से।